नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो आगे हमारे 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जिनमें से कुछ क्वेश्चन है जो अपने क्लास में कर लिए हैं वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाएँ सभी। क्वेश्चन नंबर 41, तो ये वैसे हमने कर लिया था। ने पूछा है कि एफ एक्स है वो क्या दे रखा है, मापांक 3x + 4। तो मापांक 3x + 4 है, तो डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा हमें पता है। मापांक यानी एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है बच्चों, मापांक 3x + 4। तो मापांक के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो जो मापांक एफ एक्स है ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ ये अंदर वाला फलन जहाँ 0 होगा। तो 3x + 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -4/3। यानी सभी जगह पे क्या है, सतत तो है, मापांक फंक्शन है वो सभी जगह सतत है, लेकिन -4/3 पे ये अवकलनीय नहीं है। -4/3 पे ये अवकलनीय नहीं है। अब देख लो क्या पूछा है, सर्वत्र अवकलनीय है, फॉल्स हो जाएगा। x बराबर -4/3 पर सतत है, बिल्कुल, यानी ये फलन हर जगह सतत है। सतत होने के लिए हमें पता है कि अगर एफ एक्स अगर सतत फलन होता है तो मापांक एफ एक्स है वो भी हमेशा सतत फलन होता है। तो सतत फलन हर जगह है, लेकिन x बराबर -4/3 पर अवकलनीय नहीं है। ये मापांक फंक्शन जहाँ 0 होता है वहाँ पे फलन अवकलनीय नहीं होता है। तो ऑप्शन बी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या पूछा है, x बराबर 1 पर सतत है तो a का मान बताओ। तो वही काम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो 1 पे, राइट हैंड लिमिट निकाल लो और 1 पे फंक्शन का मान निकाल लो। तो वहां से a का मान निकाल लोगे वो 1 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखें बच्चों, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 43 में एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, ax² और प्लस का 3, और यहाँ हमें दिया हुआ है 3x + 1, 3x + 1। और ये जब x मेरा > 1 है और ये जब x मेरा <1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमें फंक्शन दिया एफ एक्स, सॉरी ये तो हो जाएगा, ये आप खुद कर लेना। 43 की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो y बराबर यहाँ महत्तम पूर्णांक x और +1 - मापांक x ये दिया हुआ है। ठीक है, और किन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है पूछा गया है, और x का मान कहाँ से लेना है, -1 से लेकर और 3 के बीच की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये जो फलन मापांक वाला है, ये फलन तो x बराबर 1 पे क्या नहीं है, सतत नहीं है। तो एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, क्योंकि मापांक एफ एक्स जो फलन होता है वो मापांक एफ एक्स फलन जहाँ पे 0 होता है फलन एफ एक्स, वहाँ पे अवकलनीय नहीं होता है। तो जो 1 - x है वो कहाँ 0 होगा, x बराबर 1 पे 0 हो जाएगा। तो एक तो 1 पे ये फलन अवकलनीय नहीं होगा, और जो ये हमारे पास महत्तम पूर्णांक फलन है, ये जो इंटीजर आते हैं उन पे अवकलनीय नहीं होता है। जो पूर्णांक संख्याएं हैं, तो पूर्णांक संख्याओं पे ये क्या नहीं होता है, ना तो कंटिन्यूअस होता है, यानी सतत भी नहीं होता है, और अगर वहां सतत नहीं होगा तो अवकलनीय भी नहीं होगा। तो -1 से लेके 3 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आते हैं, एक तो -1 आता है, 0, 1 और 2 और 3। तो ये जो फंक्शन है आपका महत्तम पूर्णांक x है, वो इन बिंदुओं पे क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं होगा, और जो ये फलन है वो 1 पे अवकलनीय नहीं है। तो टोटल इन बिंदुओं पर ये पूरा फलन y है वो अवकलनीय नहीं है, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे। अब देखो ऑप्शन पे आ जाओ, क्या पूछा उसने कहा सिर्फ x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, फॉल्स हो गया। वो कह रहा है सिर्फ x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया। फिर कह रहा है 0, 1, 2 पर अवकलनीय नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, 0 पे भी नहीं है, 1 पे भी नहीं है, 2 नहीं है। अगर ये यहाँ सिर्फ लगा देता तो ये भी फॉल्स हो जाता, क्योंकि ये इन बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं है, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे और 3 पे, इन बिंदुओं पर वो क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये देख लो इसमें। तो इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर जो आपका सी ऑप्शन है, सर्वत्र अवकलनीय, वो भी फॉल्स हो गया, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 0 पे, 1 पे, 2 पे। और वैसे टोटल देखा जाए तो इन बिंदुओं पर ये फलन क्या नहीं है, आपका अवकलनीय नहीं है, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 44 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 44 में हमें क्या पूछा है, f'4 का मान क्या आएगा। देखो इसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 44, इसमें देखो बच्चों में क्या दे रखा है, x²। पहले इस फलन को ऐसे लिख सकते हैं,
एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर, और ये हमें दे रखा है 4 से एक्स और यहाँ दे रखा है 4t स्क्वायर माइनस का 2f डेज टी और यहाँ पे dt, ये फंक्शन दिया हुआ है और हमें पूछा है f डेज 4 का मान क्या होगा। तो आप देखो इस पे f डेज 4 का मान, तो हमें क्या करना है, दोनों साइड अवकलन कर दो इनका, तो यानी बोथ साइड क्या करना है, डिफरेंशिएबल कर दो, तो यानी दोनों साइड यानी दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, देखो दोनों तरफ अवकलन कर दो, तो यहां से अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स, अगर एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा रखो, एफ एक्स का अवकलन आ जाएगा एफ डेस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा और एफ एक्स ऐसा कैसा रहेगा, ये साइड में अवकलन हो गया। और इसका अवकलन करेंगे तो कौन सा रूल लगाएंगे, लेबनिज रूल लगा देंगे। तो लेबनिज रूल में ये देखो अंदर वाला जो फलन है वो टी का फलन है, तो इसका तो एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव किया जाता है, लेकिन ये सारा टी का फंक्शन है तो जीरो हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ऊपर वाली लिमिट यानी टी की जगह रखते हैं और फिर ऊपर वाली लिमिट का अवकलन करते हैं, तो ऊपर वाली लिमिट का अवकलन तो 1 हो जाएगा और यहाँ टी की जगह क्या रखना है, एक्स को रख दो, तो ये बनेगा 4t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, लेबनिज रूल पढ़ाया था मैंने वही लगाना है, और यहाँ माइनस का 2f डेस x हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर x का डेरिवेटिव है वो 1 हो जाएगा, तो वो लिखो या लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमें पता है लोअर लिमिट रखते हैं तो t की जगह 4 रखते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें मान क्या पूछा है, x बराबर 4 पे मान पूछा है, तो इसमें x बराबर क्या रख दो, 4 रख दो, x बराबर 4 रख दो, देख लो क्या आ रहा है, यानी f डेस 4 का मान पूछा है या किसका मान पूछा है, हाँ जी f डेस 4 का मान पूछा है। तो पहले f4 का मान भी निकाल लो, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो f4 का मान आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कहाँ से, जो आपको फंक्शन दे रखा है, तो जैसे उसमें f(x) की जगह 4 रखोगे तो सेम लिमिट हो जाएगी वहाँ इंटीग्रेशन की 4 से 4 में, तो उसका इंटीग्रेशन का मान 0 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन का मान 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब f4 का मान 0 दिया हुआ है। f4 का जो मान है वो डायरेक्ट यहाँ से 0 लिख सकते हैं आप, क्योंकि लिमिट क्या हो जाएगी वहाँ सेम से सेम, यहाँ लिमिट लिखोगे ना f4 तो ये 4 से 4 हो जाएगा, तो इस इंटीग्रेशन का मान 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा वैल्यू 4, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा f डेस 4 और यहाँ पे 16 बच जाएगा इंटू में, और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से देखो 4 इंटू 4 का स्क्वायर यानी 16 और माइनस का, या फिर एक काम कर सकते हैं, हाँ ठीक है, तो 2f डेस 4 आ जाएगा, तो यहाँ से f डेस 4 का मान निकाल लो क्या आ रहा है, यहाँ से f डेस 4 का मान निकाल लेंगे क्या आ रहा है देख लो, f डेस 4 का मान देख लो यहाँ से क्या आएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ 16 हो गया और ये 64 उसको इधर ले आओ, तो ये 16 f डेस 4 है तो वो 18 हो जाएगा, तो 18 f डेस 4, और यहाँ से अगर हम देखें इसको तो ये हो जाएगा 64, तो ये f डेस 4 का जो मान आ गया वो 64/18 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 32/9 हो जाएगा, तो ये f डेस 4 का मान आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। तो देख लो इसमें आंसर जो है वो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है कि जो फलन एफ एक्स है वो 0 पर अवकलनीय है। क्वेश्चन नंबर 45, तो ये जो अभी क्वेश्चन नंबर 44 हमने जो किया है इसमें लेबनिज रूल लगाना था आपको और कुछ नहीं करना था, और एक्स स्क्वायर को उधर ले जाते और दोनों तरफ अवकलन करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, एफ एक्स बराबर ए मापांक साइन एक्स, ए मापांक साइन एक्स प्लस बी ई टू दी पावर मापांक एक्स, और यहाँ से बन जाएगा प्लस सी और मापांक एक्स का क्यूब है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये फलन दिया है और कहा कि ये जो फलन एफ एक्स है वो 0 पर अवकलनीय है। तो बच्चों एक बात बताओ, हमें पता है जो साइन एक्स है तो साइन एक्स जहाँ 0 होता है तो साइन एक्स 0 कहाँ होता है, एक्स बराबर एन पाई पे, और एन कहाँ से बिलोंग करता है, इंटीजर से, ये हमें पता है। तो इंटीजर में 0 भी आता है, तो एक्स बराबर 0 पे ये फलन तो अवकलनीय है ही नहीं है, ये 0 पे अवकलनीय है ही नहीं है 0 पे। और ई की पावर मापांक एक्स, तो मापांक एक्स है, जो मापांक एक्स कहाँ 0 होता है, 0 पे 0 होता है,
तो ये जो फलन है वो भी जीरो पे अवकलनीय नहीं है। उसने कहा कि फलन एफ एक्स है वो जीरो पर अवकलनीय है, तो फलन एफ एक्स जीरो पे अवकलनीय तभी हो सकता है जब ए जीरो हो जाए और बी जीरो हो जाए। यानी फलन जो एफ एक्स है वो मेरा जीरो पर अवकलनीय तभी हो सकता है जब ए जीरो हो जाए, तो ए जीरो हो जाएगा तो ये फलन उसमें नहीं आएगा, और बी जीरो हो जाएगा तब भी ये नहीं आएगा, क्योंकि ये तो जीरो पे अवकलनीय है ही नहीं दोनों फलन। और अगर ये दोनों जीरो पे अवकलनीय नहीं है तो आपका फलन एफ एक्स है वो जीरो पे अवकलनीय नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि ये जो फलन एफ एक्स है वो जीरो पर अवकलनीय है, ये जो फलन एफ एक्स है वो जीरो पर अवकलनीय है, तो ये जीरो पे अवकलनीय तभी हो सकता है जब ए और बी का मान जीरो हो जाए, क्योंकि वरना तो साइन एक्स है वो जीरो पे, मापांक साइन एक्स है, तो ये जीरो पे अवकलनीय होता ही नहीं है बच्चों। और मापांक ई की पावर मापांक एक्स है, ये भी जीरो पे अवकलनीय नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि ए और बी को जीरो होना पड़ेगा, तो अगर ए और बी जीरो हो जाएंगे तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा कि ए प्लस बी है वो जीरो। सी कुछ भी लो, क्योंकि मापांक एक्स क्यूब है, तो मापांक एक्स क्यूब है, तो मैंने ये भी बताया था कि जो अंदर वाला मापांक के अंदर वाला फंक्शन जहां जीरो होता है और उसमें जो उसके रूट्स आते हैं उनकी जो जो रूट्स आते हैं उनकी जो मल्टीप्लिसिटी है या पुनरावृत्ति है वो 1 होनी चाहिए। लेकिन मापांक एक्स क्यूब में तो जीरो उसका रूट तो है, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति है वो 3 बार है, इसलिए वो क्या नहीं होगा वहां पे, वो इस पॉइंट पे अवकलनीय हो जाएगा। देखना जो थ्योरी पढ़ाई थी मैंने उसमें ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर 45 में जो आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी ए और बी को जीरो होना पड़ेगा, सी कुछ भी हो सकता है, सी का मान आप कुछ भी रखो वो हमेशा अवकलनीय रहेगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, उसमें साइन एक्स की पावर यानी साइन स्क्वायर होता है ना, तो साइन 2n एक्स है, तो साइन एक्स है वो हमेशा क्या होता है, अवकलनीय फलन होता है, तो उसकी पावर n करोगे या स्क्वायर पावर 2n करोगे तो वो भी हमेशा क्या आएगा, अवकलनीय फलन आएगा। तो ये तो फलन हर पॉइंट पे क्या होता है, अवकलनीय होता है। ओ सॉरी, कंटिन्यूस पूछा है, तो साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूस होता है, तो इसकी पावर 2n करोगे वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस होगा, तो हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से पूछा क्या इसने, तो उन बिंदुओं की संख्या जहाँ फलन एफ एक्स असतत होगा, तो किसी भी पॉइंट पे ये असतत नहीं होगा, हर जगह क्या होगा, सतत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 0, यानी एक भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे ये असतत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, ये तो वैसे अवकलन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, एक सेकंड, क्या पूछा गया इसमें, क्वेश्चन नंबर 47 में देखें एक बार, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखें बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 47 हमें अवकलन पूछा है उसमें, और अवकलन का ई पे मान बताइए, एफ डेस ई का मान पूछा है, तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ, और यहाँ एक्स स्क्वायर बेस एक्स स्क्वायर और लॉग ऑफ एक्स, ये में दिया हुआ है। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव पूछा है, और एफ डेस ई का मान पूछा है, एफ डेस ई का मान क्या आएगा ये में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ एफ एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ से अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था कि लॉग ऑफ ए और बी है, तो इसको हम लॉग बी अपॉन लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको अगर ऐसे लिखा तो ये हमारे पास एफ एक्स बट्टा जी एक्स टाइप का बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे इसका अवकलन करना है, तो इसको पहले ये भी लिख सकते हो कि लॉग ऑफ, और यहाँ लॉग ऑफ एक्स है, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2 log x, 2 पहले ले आते हैं, तो यहाँ से देखो 1/2 है, ये बाहर लिख लो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे u अपॉन वी टाइप का बन गया या f अपॉन जी टाइप का बन गया। तो यहाँ पे इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अवकलन कैसे किया जाता है, हमने खूब सारे क्वेश्चन किए हुए ऐसे। तो नीचे वाले फलन का स्क्वायर करते हैं, तो log x का स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला फलन है ये ऐसा कैसा रहता है, तो ये log x हो गया। फिर ऊपर वाले फलन का डेरिवेटिव किया जाता है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x हो गया, तो 1 अपॉन log ऑफ x होगा पहले, तो
1 अपॉन log ऑफ x होगा, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे log x का, तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, फिर माइनस, फिर ये फलन ऐसा कैसा रहेगा log ऑफ, और log ऑफ x ऐसा कैसा रह जाएगा, और यहाँ से log x नीचे वाले फलन का क्या करेंगे डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1/2, और यहाँ पे देखो ये log x है, वो log x इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/x बचा, और माइनस, और यहाँ से अगर आप देखें तो 1/x और इंटू में log ऑफ, और यहाँ से हमारे पास बचा है ये log ऑफ x, ये लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या बचा हुआ है बच्चों log ऑफ x का होल स्क्वायर, log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये फंक्शन आया f डेस x, तो इसमें x बराबर क्या पुट करना है, e पुट कर दो, तो x बराबर e पुट करने पे तो f डेस e का मान आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम 1/2 बाहर है तो इसको हम बाहर रख लेते हैं 1/2, और यहाँ पे e x की जगह क्या रखना है, e रखना है, तो ये 1/e हो गया, तो ये 1/e हो गया। ठीक है, माइनस माइनस जैसे log e रखेंगे तो ये 1 बन जाएगा, और log, क्योंकि लो बेस e है तो e बेस है, तो अगर e रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, और लो ये 1 बन जाएगा, तो log 1 का मान क्या होता है 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी अगर आप e रखेंगे तो, और log e का मान क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया इसमें, तो ये 1/2e आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/2e। समझ में आ गया सबको? जैसे आप e की वैल्यू रखोगे x की जगह तो ये 1 बनेगा, और log 1 का मान 0 हो जाता है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये 1/e बचा, और बाहर 1/2 था, तो इसमें आंसर जो आएगा बच्चों वो 1/2e आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो 1/2e हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 अभी हमने किया था, क्या पूछा है कि x मापांक x है, वो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R 2 बार अवकलनीय है। अच्छा, 2 बार अवकलनीय कब होगा, तो 2 बार अवकलनीय किन पॉइंट पे होगा ये हमें वेरीफाई करना है। तो देखो इसमें 2 बार अवकलनीय होने का मतलब है f डबल डेस एग्जिस्ट करना चाहिए, ये तो है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो इस टाइप से डेरिवेटिव का क्वेश्चन था ये जो 47 है। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो हमें क्या दिया हुआ है कि f(x) बराबर, तो f(x) बराबर क्या दे रखा है बच्चों, f(x) बराबर दिया हुआ है x मापांक x। तो हमें पता है एक बार तो अवकलनीय है, ये एक बार तो अवकलनीय है। क्यों है, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ x की पावर n मापांक x है, तो यहाँ n अगर नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो ये मेरा अवकलनीय होता है फलन। तो एक बार अवकलनीय तो है, लेकिन ये कह रहा है कि 2 बार अवकलनीय होना चाहिए। तो 2 बार अवकलनीय होने के लिए हमें पता है पहले f(x) को लिख लो। तो f(x) क्या लिख सकते हैं, क्या बनेगा x स्क्वायर हो जाएगा जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और यहाँ माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा जब x मेरा लेस देन 0 है, जब x मेरा लेस देन 0 है। ठीक है, और यहाँ से देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा f डेस x, और ये क्या बन जाएगा देखो यहाँ 2x, और जब मेरा x क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और ये माइनस का 2x बन जाएगा जब मेरा x क्या आ जाएगा लेस देन 0। इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि f डेस x है वो 2 इंटू मापांक x लिखा जाता है। f डेस x को 2 इंटू मापांक x लिखा जाता है। अब इसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये फलन अवकलनीय होगा या नहीं होगा। तो हमें पता है तो मापांक x है ये 0 पे अवकलनीय नहीं होगा, तो f डेस x है वो दोबारा अवकलनीय नहीं होगा। मतलब f(x) है वो अवकलनीय है, लेकिन f(x) 2 बार अवकलनीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि f डेस x क्या आ गया 2 मापांक x, और मापांक x है वो 0 पे अवकलनीय नहीं होता है। तो f डेस x अगर एक बार और अवकलनीय हो जाता तब हम कहते हैं कि f(x) 2 बार अवकलनीय हो जाएगा। तो यहाँ देख लो चले ही, क्योंकि इसका जब आप डबल डेस करोगे ना तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आएगा यहाँ 2 आएगा, यहाँ -2 आएगा। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो तो 2 बन रहा है, और राइट हैंड डेरिवेटिव -2 बन रहा है, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 बन रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 बन रहा है, तो ये बराबर नहीं है। इसका मतलब f डबल डेस है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और f डबल डेस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब मेरा जो फंक्शन f है वो 0 पर 2 बार अवकलनीय नहीं होगा, केवल 1 बार अवकलनीय होगा, केवल 1 बार अवकलनीय होगा। और आप ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे अगर मेरा फलन जो f(x) है, अगर यहाँ x की पावर n इंटू मापांक x है, अगर n इंटू मापांक x है, तो यहाँ जो n होगा तो n जो होगा उतनी बार ही अवकलनीय होता है। n जितनी बार आएगा उतनी बार ही अवकलनीय आता है।
जैसे यहाँ अगर 2 आ जाता तो एक्स स्क्वायर मापांक x होता तो वो 2 बार अवकलनीय हो जाएगा। अगर यहाँ n की जगह 3 आ जाएगा तो वो 3 बार अवकलनीय होगा। तो जितना n का मान होगा, अगर ऐसा फलन लिखा हुआ है x की पावर n मापांक x, तो जितना n का मान आएगा उतनी ही बार वो अवकलनीय होगा फलन। आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप ध्यान रख सकते हैं इस चीज को। यानी जितना n का मान आएगा मेरा फलन fx है वो उतनी ही बार अवकलनीय होता है। जैसे n का मान 1 रखा तो fx मेरा 1 बार अवकलनीय होगा, और अगर n का मान 2 रख दोगे तो ये फलन 2 बार अवकलनीय हो जाएगा। अगर आप n का मान 3 रखोगे तो fx है वो 3 बार अवकलनीय हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं साथ में, ठीक है। तो n का मान जितना होगा fx उतनी ही बार क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो इसको। तो 48 में जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कि 0 पर अवकलनीय नहीं है 2 बार, बाकी सारे पॉइंट पे 2 बार 3 बार हर जगह अवकलनीय है फलन। कहाँ दिक्कत है इसको, केवल 0 पे दिक्कत है। तो आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या होगा बच्चों, डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, तो x sin 1/x, अभी बताया था मैंने x sin 1/x है वो 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल कब होता है, जब अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो देख लो fx सतत है लेकिन, अच्छा प्रथम प्रकार का असतत है ये भी नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा कि fx है वो सतत होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 बताएं सभी। तो क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या दिया है, एफ डेस एक्स है वो 1/x प्लस 1/x² प्लस 1 हो और 1 पे π/4। देखो वैसे तो आप इसको ऑप्शन से ही कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे कर सकते थे कि fx वो आएगा जो 1 पे π/4 देगा, fx वो आएगा जो 1 पे π/4 देगा। तो अगर आप ऑप्शन ए में रखेंगे तो 1 पे π/4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि tan इनवर्स 1, तो tan 1 कब देता है, जब वो tan 45 हो। भाई tan 45 tan π/4 पे ये 1 देता है, तो यहाँ पे उसने लिखा tan इनवर्स 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स और 1 का मान क्या लिख सकते हैं, tan π/4। तो यहाँ से देखो tan इनवर्स है वो tan कैंसिल हो गया, तो ये π/4 आ गया, तो यहाँ π/4 हो जाएगा। और उधर क्या कह रहा है, log मापांक x है, तो log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए है वो 1 पे क्या दे रहा है, π/4 दे रहा है। ऑप्शन बी पे आओ, ऑप्शन बी पे tan 1 दे रहा है, तो tan 1 π/4 के बराबर नहीं होता है। ऑप्शन सी है वो भी गलत हो गया, क्योंकि वो π/4 प्लस 5 दे रहा है, π/4 प्लस 5 दे रहा है, तो वो भी फॉल्स हो गया। और जो डी ऑप्शन है वो आपको क्या दे रहा है, उसमें आपको log एफ है वो 1 पे है वो दे रहा है π/4 प्लस 1 दे रहा है। तो इसको इस क्वेश्चन में आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको चेक करना था कि कौन सा फंक्शन है जो 1 पे π/4 दे रहा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाता, बाकी तीनों डिस्कार्ड हो जाते। जो क्वेश्चन नंबर 50 है, आप भाई जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उन्हीं में से एक fx बनने वाला है, तो जो fx बनेगा उसने कहा है कि वो 1 पे π/4 देगा, ये उसने कहा है। तो आप जो फंक्शन है उनमें 1 रख लो x की जगह, तो केवल ऑप्शन ए है जो 1 रखने पे π/4 दे रहा है, बाकी तीनों फॉल्स हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। और आप इसका डेरिवेटिव करके देख लो ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन ए का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो एफ डेस एक्स लिखा हुआ है, क्योंकि log मापांक x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, और यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/x² प्लस 1 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, तो जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसको आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप उसको बाई ऑप्शन कर सकते थे, 1 रखना था x की जगह, तो 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते उसमें, ठीक है। 51 क्लास में करवा चुका हूं मैं, 51 नंबर क्वेश्चन है, उसमें कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना है। भाई लिमिट है वो फंक्शन, क्योंकि फंक्शन क्या है, सतत दे रखा है 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे क्या है sin 3x और अपॉन x दिया है, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 हो जाएगी लिमिट, और यहाँ पे मान 3 आ गया, और वो किसके बराबर है, k के बराबर है, तो k का मान 3 आ जाएगा। डायरेक्ट क्लास में करवा दिया था वैसे मैंने, तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है वो मैं क्लास में करवा चुका हूँ आपको, 53 है वो भी क्लास में करवा चुका हूँ, आप देख लेना। और 54 क्वेश्चन नंबर 54 यानी 51, 52, 51 बता दिया मैंने, 52 क्लास में हो गया अपना, देखना उसमें। और जो 53 है वो भी हमने क्लास में कर लिया, उसका आंसर सी हो जाएगा, 53 का आंसर सी है। और जो क्वेश्चन नंबर 52 है उसका आंसर हो जाएगा सी, उसका भी आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 54
क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ सभी। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखें बच्चों, इसमें तो 54 में हमें क्या दे रखा है कि एफ एक्स है वो एक्स बराबर 0 नहीं है, तब हमें क्या दिया हुआ है मान, तो एफ एक्स साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, तो एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन 3x प्लस ए इंटू साइन 2x, और यहाँ पे प्लस b इंटू साइन एक्स, और अपॉन में जो हमें दे रखा है x टू द पावर 5, ये दिया हुआ है, ठीक है। और जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, कब है ये मान, जब मेरा x है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है उस क्वेश्चन में, देखें हमें दिया है x नॉट इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन का मान ये है, और x बराबर 0 पे फलन सतत है, यानी f जो x बराबर 0 पे फलन है वो सतत भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि 0 पे जो भी फलन का मान आएगा वो इसकी जो 0 पे लिमिट आएगी उसके बराबर आएगा, और वो कोई फाइनाइट लिमिट होगी, कंटिन्यूअस है फंक्शन, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और कोई फाइनाइट लिमिट आएगी। यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और हमें पूछा क्या गया है, ए बी और F0 का मान फाइंड करना है। ए बी और F0 का मान है वो हमें फाइंड करना है। तो F0 का मान क्या आ जाएगा, जो इसकी लिमिट आएगी वही फंक्शन का मान हो जाएगा 0 पे, क्योंकि 0 पे फंक्शन क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो यानी हमें इसकी लिमिट निकालनी है 0 पे, तो वहां से हमें देखना है कि ए बी का मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो जब इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, और हमें दिया हुआ है साइन 3x और प्लस में a साइन 2x, और यहाँ पे प्लस b साइन x, और अपॉन में क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। अपॉन में क्या दे रखा है, x टू द पावर 5 दे रखा है। तो जब लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो जब 0/0 फॉर्म बनती है तो बच्चों हम क्या करते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, इसका ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करना होता है और नीचे का नीचे डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पे बन जाएगा cos 3x और इंटू में 3, और यहाँ से क्या बन जाएगा, प्लस का 2a, और यहाँ से cos 2x हो जाएगा, और प्लस का b cos x हो जाएगा, और अपॉन में जो अब यहाँ से 5x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू क्या आ जाएगी, 0। अब देखो बच्चों, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 जब आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, तो ये तो 3 हो जाएगा, और यहाँ cos 0 का मान क्या होता है, 1, और यहाँ cos 0 का मान 1 होता है, और नीचे 0। तो हमें पता है, हमें कहा गया है कि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऊपर वाली टर्म है वो नॉन जीरो रहे और नीचे 0 बन जाए, तो ये लिमिट इनफाइनाइट आ जाएगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फिर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब आप 0 अप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 + 2a और प्लस b आएगा। अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, और इस वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुई, मान लो ये नॉन जीरो वैल्यू आई 0 रखने पर, तो नॉन जीरो वैल्यू आ गई और नीचे 0 रखोगे तो ये इनफाइनाइट लिमिट आ जाएगी। तो अगर लिमिट इनफाइनाइट आएगी तो ये फिर फंक्शन सतत नहीं हो सकता, जबकि हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले से कि 0 पे फलन क्या है, सतत है। इसका मतलब अगर फलन 0 पे सतत है तो इसका मान 0 होगा, तभी ये 0/0 फॉर्म बनेगी, तभी आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से एक इंफॉर्मेशन क्या आ गई कि जो 3 + 2a और प्लस यहाँ से b का मान 0 आएगा। तो एक कंडीशन यहाँ से मिल गई हमें, तभी ये हमारे पास 0/0 फॉर्म बनेगा। और अगर वो कंडीशन आ गई तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि ये 0 ऐसा क्यों लिखा हमने बच्चों, क्योंकि अगर ये 0 नहीं बना, 3 + 2a + b अगर 0 नहीं बनता है, नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो अपॉन 0 है वो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसकी लिमिट अगर इनफाइनाइट आ गई तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहेगा 0 के ऊपर, जबकि हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले से कि 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है बच्चों, अब देखो तो एक कंडीशन आ गई, वहां से वो 0 मिल जाएगा। अब अगर हम इस दोबारा डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 और यहाँ से -9 लिख दूं, क्योंकि 3 यहाँ से आएगा तो -9, और ये हो जाएगा sin 3x, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -4a, और ये हो जाएगा sin 2x, और यहाँ से -b, और ये sin x हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 20x की पावर 3 हो जाएगा, और लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 0, ये लगाएंगे।
अभी भी देख लो 0/0 फॉर्म बन रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर अब डीएलएस और डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो इसमें, तो क्या आ जाएगा देखो, यहाँ से माइनस का 27 और ये बन जाएगा cos 3x, और यहाँ से माइनस का 8a और यहाँ से हो जाएगा cos 2x, यहाँ से क्या बन जाएगा cos 2x, और ये बन जाएगा माइनस का b और ये हो जाएगा cos x, माइनस का b cos x ये बन जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा बच्चों यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दिया सब जगह, और यहाँ से जो डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, यानी 60, यहाँ पे 60 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब जैसे ही आप 0/0 फॉर्म जीरो रखोगे, तो यहाँ से 27 माइनस का 27 माइनस का 8a और माइनस का b आ जाएगा। फिर से वही बात होगी कि ऊपर नॉन जीरो बन गया, नीचे जीरो बन गया, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन और मिल गई बच्चों कि माइनस का 27 और माइनस का 8a और यहाँ से माइनस का b को भी जीरो रखना होगा, वरना फिर ये यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखना, अगर ऊपर नॉन जीरो, ये मान नॉन जीरो बन गया, तो जीरो ऊपर नॉन जीरो है, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से 0/0 बनाने के लिए ये एक कंडीशन और मिल गई। अब ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो फिर से इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, लिख लिया होगा आपने। तो देखो यहाँ से अब दोबारा इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 81, तो माइनस का 81 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 81 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा साइन 3x, ये हो जाएगा साइन 3x, और यहाँ से देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 16 और प्लस का 16a, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों साइन 2x, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, और यहाँ cos x है तो माइनस का, तो प्लस का b साइन x हो जाएगा, ये लिख देंगे। और नीचे फिर से क्या बन रहा है, नीचे फिर से बन रहा है हमारे पास 120x। अब देखो फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो फिर से यहाँ पे डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फिर से 0/0 फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहाँ से 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो एक बार और डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी 3 और यहाँ से 243, और ये हो जाएगा cos 3x, और यहाँ से क्या हो जाएगा 32a, और ये cos 2x, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का b cos x, ये बन जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों 120 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। और अब आप लिमिट निकालेंगे तो वो लिमिट का मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ से लिमिट का मान अब निकाल सकते हैं, तो वो क्या आ गया देख लो, यहाँ से लिमिट का मान क्या आ जाएगा, तो लिमिट लगाओगे तो यहाँ से 243 प्लस 32a, और यहाँ से प्लस का b, और अपॉन में क्या है 120, अपॉन में क्या है 120, ये मान आ जाएगा, अपॉन में क्या है 120। तो देख लो इसमें अपॉन में क्या आ जाएगा 120। ठीक है बच्चों, अब देखो यहां से, अब हमें यहां से इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो पहले देखो यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास यहां से दो कंडीशन ये आई थी, तो यहां से पहले a और b का मान निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाली कंडीशन से 2a प्लस b बराबर -3 आ गया, और यहां से अगर हम देखें 8a प्लस का b और बराबर आ गया माइनस का 27। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों को इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा देखो 2a और माइनस का 6a, और यहाँ से इसमें से ये माइनस किया है तो ये आ जाएगा आपका माइनस, ये करेंगे तो माइनस का 24, और यहाँ से हम देखें तो a बराबर क्या आ गया 4 आ गया। और अगर a बराबर 4 आ गया तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, a बराबर 4 रख दो 8 हो गया यहाँ से, और ये तो a b बराबर आपका आ गया, और ये आ रहा है क्या, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो a का मान 4 आ गया। और अगर a का मान 4 आ जाएगा, सॉरी a का मान 4 आ गया तो ये 8 हो गया, तो b का मान -11 आ रहा है क्या, एक सेकेंड 8a प्लस b,
ठीक है, ये बन रहा है और ये 2a प्लस बी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से ये माइनस किया था ना, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, a का मान 4 आ गया, ठीक है। a का मान 4 आएगा, माइनस का ये, अच्छा ये प्लस का आएगा ना, यहाँ ये प्लस का आएगा भाई, ये गलती कर रहे हैं, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का। a का मान -4 आएगा, a का मान -4 आएगा, और अगर a का मान -4 रखेंगे तो b का मान 5 आ जाएगा। तो a का मान -4 है, b का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। तो a और b के मान आ गए, दो तो यही पूछे थे उसने, दो तो यही पूछे थे। वैसे तो देखो ये दोनों आते ही a का मान -4 और b का मान 5, तो आंसर d हो गया था। अब आगे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम के अंदर, क्योंकि आप ऑप्शन पे जाओगे ना, तो ऑप्शन पे आप देख लो भले इसमें a का मान -4 और b का मान 5 है, वो केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है d में। तो एग्जाम में तो यहाँ से हो जाता, बस इतना ही करना था। लेकिन यहाँ पे अगर आगे इसको सोल्व करना है तो f0 का मान और निकाल सकते हैं। तो f0 का मान, क्योंकि 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, तो f0 का मान क्या आएगा, जो लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो fx आई है वही आ जाएगा। और ये लिमिट क्या आ रही है, यहाँ पे ये रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 243 अपॉन 120 और प्लस 32 इंटू में a का मान रख दो, वहां से क्या है माइनस का 4 अपॉन 120, और यहाँ से b का मान क्या है 5 और अपॉन में 120। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ रहा है, तो 120 एलसीएम ले लो यहाँ पे, और ये आ जाएगा 243 और माइनस का यहाँ से ये 8 हो गया और 128 और ये प्लस का 5, तो ये देख लो कितना बन रहा है। तो ये बन रहा होगा यहाँ से 243, तो 248 और माइनस करना है 128, तो ये 0 हो गया 42, तो 2 हो गया और ये 1, तो 120 आ गया, तो ये मान 1 आ गया। तो f0 पे फंक्शन का मान है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो a का मान -4, b का मान 5 हो जाएगा और f0 का मान है वो 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो d है वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में केवल इतना ही कर लेते तो उससे भी हो जाता, तो पहले यहाँ से इसको सोल्व करके देख लेते, तो ए और बी के मान से ही ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे थे, 3 एक आंसर हो जाता, तो ये बाकी आपको करने की जरूरत नहीं थी उसमें, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, तो आप 54 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन में माना जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन, तो ये आसान सा क्वेश्चन है, उसने कहा f(x) बराबर a0 प्लस a1। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, तो क्वेश्चन नंबर 55 देखें, इसमें f(x) हमें क्या दे रखा है बच्चों, f(x) हमें दिया हुआ है a0 प्लस a1 और मापांक x प्लस a2 मापांक x का स्क्वायर, और प्लस में दे रखा है a3 और मापांक x का क्यूब दे रखा है, ठीक है। और x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो हमने देखा था कि अगर ये x बराबर 0 पर अवकलनीय दे रखा है तो यहाँ पे इस फलन को हमें दिक्कत होगी, बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि अचर फलन है वो हमेशा अवकलनीय होता है। और मापांक में अगर इसके जो जहाँ ये फलन 0 हो रहा है f(x), ये जो अंदर वाला फलन जहाँ 0 होता है उसके जो 0 जहाँ ये 0 होता है उन पॉइंट की हमें क्या देखनी है, पुनरावृत्ति देखनी है। अगर पुनरावृत्ति एक बार है तब तो वहां अवकलनीय नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक से ज्यादा बार है, क्या है पुनरावृत्ति 0 पे, ये x है वो 0 पे 0 होगा, लेकिन 0 2 बार आ रहा है, यहाँ 0 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे अवकलनीय हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत हो रही है इसको, तो इसका मतलब a1 को 0 होना पड़ेगा। अगर a1 0 हो जाएगा तो ये मापांक x नहीं रहेगा यहाँ पे, तो ये मेरा फलन f(x) क्या हो जाएगा, अवकलनीय हो जाएगा। तो यहाँ पे a1 को 0 होना पड़ेगा, तभी मेरा फलन f(x) क्या होगा बच्चों, अवकलनीय होगा। तो इसमें आंसर है, यदि a1 0 होगा तो मेरा फलन f(x) अवकलनीय, तो इसका आंसर d आएगा, b नहीं आएगा। इसमें आंसर की में इसका आंसर b दे रखा है वो फॉल्स है, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, d आंसर होगा। इसमें करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 अभी कर लिया था। 1/log मापांक x है, 3 बिंदुओं पर सतत नहीं होता है, एक तो 0 पे, एक 1 पे, एक -1 पे, तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, उसमें पूछा है कि x और x² का न्यूनतम मान। तो ये मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ पे अगर इनका कोई भी फंक्शन f(x) और g(x), अगर f(x) और g(x) फलन है और वो अगर सतत हैं तो उनका मिनिमम डिफाइन करो या मैक्सिमम डिफाइन करो, वो हमेशा सतत होता है।
लेकिन अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। और अवकलनीयता मैंने कहा था इसकी ग्राफ से देखी जाती है। जैसे यहाँ इसने कहा कि मिनिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा है, मिनिमम ऑफ एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा है, तो हमें ये पता है बच्चों की ये जो मिनिमम आएगा, क्योंकि एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों क्या है, सतत फलन है, तो इनका जो मिनिमम आएगा वो हमेशा सतत फलन होगा, ये हमने लिखा हुआ है। लेकिन अवकलनीयता चेक करने के लिए मैंने बताया था कि आप इनका ग्राफ देखना है, तो हमें ये पता है कि y बराबर एक्स का ग्राफ ये होता है और एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है बच्चों, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, इसका मिनिमम यानी नीचे वाला ग्राफ लेना है। तो नीचे वाला ग्राफ लेने का मतलब क्या है कि जब आप 0 से, और ये 0,0 हो गया, और ये हमारा क्या है 1,1 है, तो इससे 1,1 इससे ऊपर जब अपन जाएंगे तो यहां से देखो ये ग्राफ ऐसे चलेगा यूं। तो अगर हमें नीचे वाला ग्राफ सिलेक्ट करना है तो 0 से 1 के बीच में तो ये ग्राफ आ जाएगा यूं, यूं आएगा ये ग्राफ, और फिर यूं चला जाएगा, और फिर ये ग्राफ ऐसे रहेगा। तो कितने पॉइंट्स पे ये अवकलनीय नहीं है, एक तो 0 पे और एक 1 पे, एक तो 0 पे और एक 1 पे, 2 पॉइंट्स पे ये अवकलनीय नहीं है, ये हमने देखा था। अब इसमें नीचे वाला ग्राफ लेना आपको, ठीक है। बाकी सतत तो हर जगह हो जाएगा, भले मिनिमम डिफाइन करे भले मैक्सिमम, लेकिन जब इसका अवकलनीयता की बात आती है तो वहां हर जगह सतत नहीं होता है, हमें इसको ग्राफिकली देखना है। तो यहाँ पे देखो तेजी से प्रवणता इसकी चेंज हो जाती है, तो यहाँ पे नुकीला पार्ट बन रहा है, मैंने कहा था शार्प, तो इसका मतलब 2 पॉइंट है जहां पे ये फलन अवकलनीय नहीं है, एक तो 0 हो गया और एक 1 हो गया। तो देखो क्या पूछा है, ऑप्शन ए में क्या लिखा है, सतत है सभी जगह, बिल्कुल ठीक बात है। तो वैसे तो ऑप्शन ए ही हो जाता, बाकी आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम हमेशा क्या आता है, सतत आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाता, तो बाकी चेक ही नहीं करना था एग्जाम में तो आपको, ठीक है। तो जैसे बी ऑप्शन है वो कह रहा है एक्स बराबर 0 पे असतत है, फॉल्स हो गया। सी कह रहा है सतत है अवकलनीय, तो अवकलनीय सब जगह नहीं है, 0 और 1 पे अवकलनीय नहीं है ये, ठीक है। असतत केवल एक्स बराबर 1 पर, ये भी फॉल्स हो गया। तो क्योंकि सतत है सभी जगह, ये मैंने लिखवा दिया था क्लास के अंदर, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में पूछे जाते हैं, तो आप कर लेना इनको जरूर। क्वेश्चन नंबर 58 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 58, तो ये क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, तो एफ एक्स बराबर 2x माइनस साइन इनवर्स एक्स, और नीचे दिया हुआ है 2x प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये एफ एक्स का मान दिया हुआ है, और जब x मेरा नॉन जीरो है, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है कि x बराबर 0 पर अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत है, तो f0 का मान, जैसा में क्या पूछा है कि f0 का मान क्या आएगा, जो इसकी 0 पे लिमिट आएगी, बस यही तो पूछा है, क्योंकि ये कह रहा है हर जगह सतत है, तो ये हमें पूछा गया है कुल मिला के। तो 2x प्लस टेन इनवर्स x पूछा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सारी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है, तो लिमिट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको देखो एक्सपेंशन से भी कर सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0। अगर आप एक्सपेंशन से करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 2x हो जाएगा, और साइन इनवर्स x का, तो मैंने साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन आपको बताया था, और यहाँ एक टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन काम में आ रहा है। तो साइन इनवर्स x का एक्सपेंशन हमने लिखा था बच्चों, क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। साइन इनवर्स x का क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन, यही होता है। यानी जो साइन इनवर्स x है उसका एक्सपेंशन मैंने लिखवाया था आपको, ऐसे टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन लिख सकते हो, क्या आ जाएगा कि x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस x5 अपॉन 5, इस तरीके से चलता है इसका, ठीक है। तो लिख लें इसको, तो ये एक्सपेंशन हम यूज में लेंगे, इसके ये एक्सपेंशन क्या लेंगे, इसमें यूज में ले लेंगे। तो यहाँ से देखो एक्सपेंशन से कैसे करेंगे, इसकी लिमिट निकाल लेंगे, वही 0 पे मान आ जाएगा, क्योंकि 0 पे फलन को क्या दे रखा है, उसने सतत दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, तो 2x हो जाएगा बच्चों, और माइनस अगर ये यहाँ पे इनका जो एक्सपेंशन है वो लगाओ तो क्या आएगा, देखो x माइनस और यहाँ एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस माइनस सो ऑन, ये आ जाएगा। अपॉन में क्या दिया हुआ है, यहाँ 2x है और प्लस का टेन इनवर्स x है, तो x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3,
x माइनस, नीचे प्लस दिया हुआ है क्या? ठीक है, तो यहाँ देखो एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस ऑन ये आ जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर 2x माइनस एक्स करेंगे तो ये x बच जाएगा, तो इसको लिमिट x टेंस टू 0, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो x आ जाएगा और फिर माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ माइनस का x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस ऑन ये जाएगा और नीचे क्या रहेगा देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 और माइनस ऑन ये रहेगा बच्चों। ऊपर x कॉमन ले लो, नीचे भी x कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस ऑन और नीचे जो बचेगा x कॉमन लेने के बाद 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 और प्लस का x की पावर 4 अपॉन 5 माइनस ऑन ये बच जाएगा। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, अब लिमिट x टेंस टू 0 लगाओगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएंगी, ये इधर 0 आ जाएगा, तो क्या बचा 1/3, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी 1/3। तो आप इसको एक्सपेंशन से कर सकते थे, इसको आप एक्सपेंशन से कर सकते थे, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी बच्चों 1/3 आ जाएगी। तो f0 का मान जो है वो क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 पे आ जाओ। एफ एक्स बराबर दिया है मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x माइनस 2, तो सत्य कथन है, तो मापांक फंक्शन है वो हर पॉइंट पे क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, नहीं सतत होते हैं, तो ये हमें पता है। तो मापांक फलन क्योंकि अंदर वाला फलन है वो क्या है कंटिन्यूअस है, तो उसका मापांक भी हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। ये हम बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जो आपको थ्योरी लिखाई है उसको आप बार बार अच्छे से पढ़ लो, उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और मैंने बहुत ज्यादा भी नहीं लिखवाया कि कुछ भी लिखवा दिया है कि भाई ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो, तो आपके एग्जाम के लिए जितना आपको सफिशिएंट है उससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी पढ़ के चले जाना। ठीक है, अब आप देख लो एग्जाम के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, और भी कहीं आपको एग्जाम के क्वेश्चन मिलते हैं, आप ट्राई करते रहिए, नहीं आता है तो मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, जैसे इसने क्या कहा ऑप्शन ए फलन x बराबर 1 पर असतत है, फॉल्स हो गया, क्योंकि ये जो फलन दे रखा है ये क्या दे रखा है फलन एफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 59 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है मापांक x माइनस 1 प्लस मापांक x माइनस 2 ये दिया है बच्चों। और यहाँ पे हमें पता है ये फलन है क्या है x माइनस 1 क्या होता है सतत फलन होता है, तो इसका मापांक ये भी सतत हो जाएगा, ये भी सतत है, और दो सतत फलनों का सम भी क्या होता है सतत होता है। तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, वो कह रहा है कि फलन x बराबर 1 पर सतत नहीं है, मतलब असतत है, फॉल्स हो गया क्योंकि ये तो हर जगह सतत है। ऑप्शन बी है वो भी डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सी फलन x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर सतत है, बिल्कुल सही बात है। x के किसी भी वास्तविक मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है, ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि परिभाषित तो है ही फलन, तो यहां से ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 एफ एक्स दे रखा है x बराबर 1 पर सतत है, तो यहाँ पे k का मान क्या आएगा, तो इसको चेक कर लेना, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन का मान होगा, तो k का मान सोल्व कर लेना, जो भी आ जाएगा इसका आंसर। तो अगर डी आंसर है तो डी चेक कर लेना, वही आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको सोल्व कर दिए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो बच्चों देखो हमारा जो ऐप है इसमें आपको कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं देना पड़ रहा, लेकिन आप जो भी जितनी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं आप उन पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे आप बात करके देखो, एक बार आपको आइडिया लगेगा कि भाई हमें कम प्राइस में कितना अच्छा मैटर मिल रहा है। हमने प्रॉपर आपकी जितने भी जो भी सीटें हुई हैं साथ साथ में सॉल्यूशन भी दिए हैं, साथ साथ में टेस्ट भी दिए हैं आपको। जैसे कल की तारीख में आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे टेस्ट मिल जाएगा और परसों आपके पास आ जाएगा, आप उसको सबमिट कर देना। ठीक है, तो प्रॉपर हर टॉपिक के साथ आपका टेस्ट हो रहा है और प्रॉपर जितनी सीटें आपको मिल रही हैं उनके सॉल्यूशन मिल रहे हैं। बाकी जगह पहले बोला जाता है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, और अब आप उनसे मिलके देख लीजिए, केवल और केवल पढ़ाया जा रहा है। सीट बोले लास्ट में करवा देंगे, अरे लास्ट में सीट करवाओगे तब तक आपके डाउट, आपके पास क्या डाउट रहेंगे आपको कभी याद नहीं रहेगा। भाई डाउट जो होते हैं वो साथ साथ में क्लियर हो जाते हैं, उससे अच्छा क्या होता है। ठीक है, और मैंने एक अवकलनीयता की सीट नहीं करवाई थी आपको, अवकलन वाली, वो सीट अब करवाऊंगा। उसका रीजन क्या था
मैंने आपको कहा था कि उसमें कुछ अवकलनीयता के क्वेश्चन डाले हुए हैं, कुछ अवकलनीयता के क्वेश्चन डाले हुए हैं, इसलिए उस सीट को मैंने पहले नहीं करवाया था। उस सीट का अब मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, वो आप उसमें मैच कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम नया टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे, जो इस पोर्शन का जो लास्ट टॉपिक है कि जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं। तो अवकलन के अनुप्रयोग में जैसे हमने वर्धमान, ह्रासमान, ये वाला टॉपिक तो हमने अवकलन के साथ में पढ़ लिया था, लेकिन जैसे उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, इस टाइप के कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, तो वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो इसकी 4-5 क्लासेज और होंगी, तो ये पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन और फिर लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और अवकलन और इसके अनुप्रयोग। तो ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये सबसे थोड़ा टफ भी बोलते हैं बच्चे, इसको टफ मानते हैं, लेकिन मैंने आपको कहा जितना मैटर आपको दिया गया है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप उसको बार बार पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो ताकि आपके एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सके, ठीक है बच्चों। और बाकी कोई भी क्वेश्चंस में फिर डाउट आ जाता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन नंबर बोल सकते हैं या आकाश सर को मैसेज कर सकते हैं, वो मेरे पास फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे लिखने की बजाय, क्योंकि वहाँ तो क्या होता है कि ध्यान नहीं दिया जाता है कई बार, तो ऐप में जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिख के डाल दिया करो, वो मेरे पास अपने आप फॉरवर्ड कर देते हैं, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका, ठीक है। और तैयारी कंटिन्यू अपनी रखिए, अभी आपके दोनों सब्जेक्ट चल रहे हैं साथ में, तो ये अनुप्रयोग वाला ये करके फिर मैं आपको समाकलन वाला टॉपिक करवाऊंगा और उसके बाद बीएससी का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो बीएससी के जो पोर्शन है, जैसे अभिषेक सर आपको वेक्टर वाला करवा रहे हैं साथ में, तो फिर समाकलन वाला करके उसके बाद मैं आपको बीएससी का पार्ट जो है वो करवाऊंगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका जो अवकलन वाले जो अनुप्रयोग हैं उसका और बाकी टेस्ट सबमिट हो जाएगा, वो आप साथ में सबमिट कर देना, ठीक है बच्चों। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप एक बार बोलें ताकि उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा मिले, क्योंकि बाकी जगह मैंने कहा ना बार बार कि जितनी ज़्यादा फीस है और उनकी फ़ीस भी कंपेयर करो, क्योंकि एक तो आपने 1100 रुपये दिए हैं और एक 2000 रुपये दिए हैं और एक आपने 20,000 रुपये दिए हैं। आप उनका मैटर उठाओ, उनकी सीटें उठाओ और फिर वो क्या आपको सुविधाएं दे रहे हैं आप मैच करो, फिर आपको आइडिया लगेगा। क्योंकि जैसे कुछ बच्चे कई बार बोल देते हैं कि सर वो नहीं हुआ, भाई आप ये भी तो सोचो ना कि जो रीजन क्या है कि वो सर ने नहीं करवाया। मैंने अवकलन वाली सीट नहीं डाली थी, रीजन क्या था, मैंने कहा था कि उसमें मैंने अवकलन वाले क्वेश्चन डाले हुए हैं, जो अवकलनीयता वाले क्वेश्चन है 2-4 वो भी डाले हुए हैं, तो उसको साथ में अपन बाद में कर लेंगे। और वैसे उस सीट में ऐसा कुछ था नहीं, वैसे सारे क्वेश्चन आपसे होने वाले थे, तो अब उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा, तो जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं वो लास्ट टॉपिक होगा इस सेगमेंट का, ठीक है। थैंक यू।